हेलो गाइज, आज के स्पीता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ आपके एग्जाम पर्पस का इम्पोर्टेंट चैप्टर दिगंत भाग 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड काव्य खंड में पाठ 9 जन जन का चेहरा एक, जो गजानन माधव मुक्ति बोध जी की एक प्रमुख कविता है और यह इनके शुरुआत की कविता है। आपको ये पता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध की जितनी भी कविताएं हैं मुख्य रूप से वो एक लंबी कविता है। तो यह जो कविता है यह कविता उनके औसत जो लिखने वाली उनकी कविता से थोड़ी सी छोटी है। इस कविता में उन्होंने वैश्विक संबंध का एकदम स्पष्ट और यथार्थ वर्णन किया है। तो चलिए हम पहले उनका परिचय देख लें, उसके बाद कविता की पंक्तियों के माध्यम से इस कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। इस कविता के प्रमुख पॉइंट्स के रूप में आपको गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जन्म कब हुआ था ये देख लेना है। 13 नवंबर 1917 और निधन 11 सितंबर 1964 और जन्म स्थान श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। और यह इनके संदर्भ में यह भी बात याद रखनी है कि इनका जन्म स्थान यहाँ हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से ये मराठी थे। ठीक है, इनके माता पिता पार्वती बाई एवं माधव राज मुक्ति बोध, ये बात याद रखनी है। इनकी जो कृतियां हैं ये ताड़ सप्तक के कवि थे, यह बात भी इनका याद रखना है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी काकमूल, सपना इनकी प्रमुख कृतियां है जो बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो इनके बारे में और कुछ एक दो पॉइंट आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य में इनका उदय प्रयोगवाद आधुनिक काल की जो एक प्रमुख धारा है उस रूप में हुआ था और अज्ञे द्वारा संपादित ताड़ सप्तक के एक कवि के रूप में ये सामने आए थे। ये 4-5 पॉइंट्स आपको इनके संदर्भ में याद रखनी है। और अब इस कविता के जो हमारी कविता है जन जन का चेहरा एक, उनके बारे में हम परिचय जान लें कि यह उनकी एक अपेक्षाकृत आरंभिक दौर की ऐसी कविता है जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं संवेदना वैश्विक और सार्वभौमिक रूप में दिखाई है। यानी विश्व स्तर पर मानव का जो संबंध है उसका चित्रण उन्होंने किया है। कवि पीड़ित और संघर्षशील संघर्षरत जनता का कर्म और श्रम से न्याय शांति बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत करते हुए दिखाया गया है। और ये जो संघर्षशील जनता का जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, इसका चित्र या कविता प्रस्तुत करती है। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से इसे और स्पष्ट रूप से हम जाने। तो यह आपकी हिंदी की कविता है, इसमें आपको इसकी व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ यह संदर्भ याद रखना है कि इन्होंने यह जो कविता लिखी जब उनका प्रारंभिक दौर चल रहा था, जब वो कवि के रूप में प्रस्तुत हुए थे, तो प्रारंभिक दौर की यह कविता है और ये प्रयोगवाद के समर्थक थे। तो इन्होंने विभिन्न प्रयोग कविताओं में किए। तो प्रयोगवाद का रूप क्या होता है, यथार्थवादी कविता के लिए वह प्रसिद्ध था। तो इनकी इस कविता में यह पूरा रूप स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस कविता का आपको क्या संदर्भ याद रखना है कि यह वैश्विक संबंध को चित्रित करता है। तो चाहे वह किसी भी देश का हो, कहीं का नागरिक हो, वह जनता के रूप में एक है पूरे विश्व में। ठीक है, तो देखिए, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक, एशिया की यूरोप की अमेरिका की गलियों की धूप एक, कष्ट दुख संताप को चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियों का रूप एक, जोश में यूं ताकत से बंधी हुई मुट्ठियों का एक लक्ष्य। यानी कहीं का कोई भी देश हो, दुनिया के सारे जो लोग हैं सभी क्या हैं, एक है। सभी के सामने एक ही जैसी धूप पड़ती है और सभी का जो कष्ट है, दुख है, संताप है, गलियां है, सब क्या है, एक है। नहीं, मुट्ठियों का एक लक्ष्य। जो भी हम अपने कर्म पथ पर जो हम अग्रसर होते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य होता है मेहनत कश का चाहे कर्म का, वह क्या है, सबका एक ही है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक, एक पक्ष।
नहीं, हमारा उद्देश्य क्या है? इस धरती पर हमें जो जन्म मिला है, हमारा उद्देश्य, हमारा पक्ष सब क्या है? एक है। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, उदीप्त उसका विकराल सा इशारा एक। यहाँ पर सूर्य के बिंब के रूप में प्रयोग किया गया है। वह जो भयानक सितारा है, उसका जो विकराल इशारा है पूरी दुनिया को चलाने का, वह भी क्या है? एक है। गंगा में, इरावती में, मिनाम में अपार अकुलाती हुई, नील नदी आमेजन, मिसौरी में वेदना सी गाती हुई, बहती बहाती हुई जिंदगी को धारा एक। यहाँ पर जो जनता की वेदना है, चाहे जो उसके रूप हैं, हर रूप में, चाहे वह कहीं पे हो, जो उसका इतिहास रचा जाता है, चाहे वह किसी भी जो इतिहास की जो रचना होती है तो किसी ना किसी संदर्भ के रूप में होती है। नहीं, चाहे वह ऐतिहासिक कोई भवन हो, चाहे कोई प्रसिद्ध नदी हो, या कोई जो भी संस्कृति का जो उदय होता है, उन सब के संदर्भ में होता है। तो उसी संदर्भ में यह बात आई है। चाहे नील नदी हो, अमेजन हो, मिसौरी हो, वह सारी वेदना जो मानवीय जो विकास की कथा है, जो सभ्यता की कथा है, जो विकसित हुई है, सबका जो प्रारूप है मिला जुला कर क्या है? एक है। नहीं, तो पूरी कविता आप देखिएगा इसी संदर्भ में प्रस्तुत हुई है। अपने सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छाये प्रसार कर, खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर, काला काला दुर्ग एक, जनशोषक शत्रु एक। यानी पूरे विश्व में मानव का जो शत्रु है वह एक ही रूप में प्रस्तुत होता है, और जनता हमेशा से शोषण का शिकार होती हुई आई है। उसका शत्रु एक ही रूप में है। नहीं, जो मानव का जो शत्रु होता है वह किसी देश का हो, कैसा भी हो, उसका प्रारूप एक जैसा है कि वह शत्रु है। नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं आती कि अमेरिका का शत्रु का अलग रूप है और इंडिया के शत्रु का अलग रूप है। नहीं, हमारे भारत का अलग रूप है। यानी जो मानव अहित में सोचता है वह मानव का शत्रु है, चाहे वह कहीं का हो। उसी संदर्भ में कविता आगे बढ़ती है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। यानी हम जो खुशहाल मानव के रूप की कल्पना करते हैं, चाहे हम किसी भी देश के हो, हमारे स्वप्न भी क्या होते हैं? एक होता है। हमारा मित्रवत व्यवहार भी एक सा होना चाहिए पूरे विश्व के प्रति। नहीं, क्योंकि हमारा सपना भी एक है, हमारा लक्ष्य भी एक है। जन जन का चित्र एक, जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मूंछ में है वेदना का तार एक, हिये में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। यहाँ स्पष्ट शब्दों में इसकी व्याख्या की गई है। चाहे किसी भी रूप में हो, कहीं जो क्रांति होती है, चाहे जो भी प्रकाश हो, जो उदयमान चीज हो, वह सब क्या है? एक है। चाहे हम कहीं रहें, किसी भी देश में रहें, किसी मिट्टी में रहें, सब क्या है? एक है। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप यहाँ भारत के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, उसका जो विभिन्न अलग अलग वास स्थान है, रहने का स्थान है, चाहे भौगोलिक स्थितियाँ अलग अलग हो, ऐतिहासिक बंधन अलग अलग हो, लेकिन चारों ओर हिंदुस्तान के बंधुत्व का रूप दिखाई पड़ता है। यानी कि भारत जो वैश्विक स्तर पर हाथ पसारे स्वागत किया हुआ है, उसका ये सुंदरतम रूप पूरे विश्व में फैला हुआ है। चारों तरफ हिंदुस्तान ही दिखाई पड़ता है। सभी ओर बहनें हैं, सभी ओर भाई हैं, सभी ओर कन्हैया ने गाय चराई है। यानी यह जो बृहत्तम रूप है भारत की सभ्यता का, संस्कृति का, वह पूरे देश में, चाहे कोई भी देश हो, बृहत रूप से फैला हुआ है। नहीं, यहाँ कन्हैया कृष्ण का जो रूप यहाँ बिंब के रूप में प्रयोग किया गया है,
तो कृष्ण भक्ति का प्रारूप आपको पूरे विश्व में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर उसकी महानता दिखाई गई है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी और एक। यानी इसकी जो मधुर ध्वनि है बंसी के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो सभी के लिए जो उनका प्रतिरूप है एक जैसा है। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए उनका प्रतिरूप भारत जैसा है और अन्य देशों के लिए अलग है। सब में वह एक परिचायक के रूप में, एक कर्मरत व्यक्ति के रूप में, भगवान के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं पूरे विश्व में। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। दानव दुरात्मा सब जगह क्या होता है? एक ही होता है, चाहे वह किसी रूप में हो। और मानवता जहाँ होती है वह एक ही रूप में स्थापित होती है, चाहे विश्व में कहीं भी हो। शोषक और खूनी और चोर एक, जन जन के शीर्ष पर शोषण का खड्ग अति घोर एक। चाहे कोई भी शोषक वर्ग हो, कोई भी खूनी वर्ग हो, कोई भी चोर वर्ग हो, वह क्या होता है? एक ही होता है। नहीं, हर जन जन के शीर्ष पर उसका एक ही रूप दिखाई पड़ता है। उसके शोषण का जो घोर रूप प्रस्तुत होता है वह भी क्या है? एक ही है। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। हम जो युद्ध करते हैं अपने अधिकारों के लिए, वो उसका रूप भी क्या होता है? पूरी दुनिया में एक ही होता है। मस्तक की महिमा व अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रुद्ध एक। चाहे कहीं भी हम संघर्षशील हो, हमारे अंदर जो अपने अधिकार के लिए उष्मा जगती है उसका भी रूप क्या होता है? एक जैसा ही होता है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। हम संग्राम के लिए जो उद्घोष करते हैं वह भी एक ही होता है, एक जैसा ही होता है। और हमारे अंदर जो संतोष की भावना होती है वह भी क्या होती है? एक जैसी ही होती है। क्रांति का, निर्माण का, विजय का सेहरा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, यहाँ पर उनकी पूरी कविता यहाँ पर समाप्त हुई। तो यहाँ पर इसका मुख्य भाव यह है कि चाहे हम कहीं रहे, यहाँ पर मतलब वैश्विक स्तर पर उन्होंने सबको एक समान बताया है। हम सब एक हैं, इस भावना को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो आपको इस संदर्भ में ये कविता याद रखनी है। कविता की पंक्तियाँ एक दो बार आप पढ़ लेंगे, इसकी जितनी विषय वस्तु है, जिस संदर्भ में, जिस रूप में आई है, बात को जो कही गई है वो आपके ध्यान में आ जाएगी। और ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और इसी संदर्भ में सारे प्रश्न उत्तर भी हैं आपके। अगर आप इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसकी विषय वस्तु को जान लेते हैं, तो चाहे कोई भी प्रश्न आए, चाहे वह पंक्ति उठाकर दी हो, चाहे आशय स्पष्ट के बारे में पूछे, भाव के बारे में पूछे, या किस संदर्भ में यह पंक्ति है इस रूप में पूछे, या उससे संदर्भित कोई भी प्रश्न पूछे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे आपके अभ्यास में जो प्रश्न है, जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है, तो अभी मैंने इसी संदर्भ में ये बात कही। जन जन का चेहरा एक कविता से कवि का तात्पर्य एक यह है कि जो पूरे विश्व की जनता है उसका जो रूप प्रारूप होता है, उसकी जो जीवनचर्या होती है, उसका जो संघर्ष होता है, जो अधिकार के लिए जो प्रयत्नशीलता होती है, पूरे सबके लिए क्या है? एक जैसी होती है। हम लोग एक है, चाहे अलग अलग जगहों पे रहते हो, भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग जगहों पे हो, रंग रूप में अलग अलग हो, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो लक्ष्य है वह क्या है? एक ही है। यहाँ एकता की भावना का चिंतन इस कविता के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? हम जो बंधी हुई मुट्ठियों किसका प्रतीक है? एकजुटता का। बंधी हुई मुट्ठियों का लक्ष्य क्या है? अपने अधिकारों को प्राप्त करना, सही रूप से अपने जीवन को जीना, एकजुट होकर, एक मिलजुल कर एक साथ रहना। ठीक है, कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? सितारे का इशारा किस ओर है? कवि ने यहाँ जो सितारे का बिंब के रूप में प्रयोग किया है वह उस सितारे की बात कही जा रही है जो ज्वालाओं से भरी हो। नहीं, जब अपने अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं तो हमें एक क्रांति के रूप में, एक सितारे के रूप में चमक कर, ज्वलनशील होते हुए, जलते हुए हमें सामने प्रस्तुत होना होता है। ठीक है, नदियों की वेदना का क्या कारण? नदियों की वेदना का कारण है क्योंकि नदियों ने हमारे जो क्या कहते इतिहास इसका गवाह है कि बहुत सारे जो युद्ध हुए और जो शोषण की जो वृत्ति विभिन्न लोगों ने अलग अलग देशों ने की, वह नदियों के किनारे हुई है।
और नदियों ने उस दर्द को देखा है, उस वेदना को सहा है, जनता को कटते मरते शोषित होते देखा है। इसी संदर्भ में नदियों की वेदना की बात कही गई है। अब अर्थ स्पष्ट करें। ये जो प्रश्न आया है, आशामयी लाल किरणों से अंधकार, चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। तो मैंने पूरी कविता की व्याख्या बताई, तो आपको इस संदर्भ में बताना है। इस तरह का जब प्रश्न आता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि सर्वप्रथम पाठ का परिचय देना है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, किस कविता से। उसके बाद उसके कवि का नाम देना होता है। फिर कविता का मुख्य भाव बताते हुए पंक्ति का भाव स्पष्ट करना होता है। तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। मैंने पूरी व्याख्या आपको बताई। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? नहीं, जो लोग, बुरे लोग, शोषक वर्ग, जो लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसी संदर्भ में दानव दुरात्मा की बात कही गई है। ज्वाला कहाँ से उठती है? कवि ने इसे अति क्रुद्ध क्यों कहा है? तो ज्वाला कहाँ से उठती है? जब अपने अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं तो हमारे अंदर उसके विपक्ष में क्या होती है? ज्वाला की भावना उठती है। तो सारे जो प्रश्न हैं आपके उसी संदर्भित रूप में आए हैं। इसको आप देख लीजिएगा और इस कविता को आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। बाय।